वेलकम बैक गाइस ऑन बैकबेंचर मेडिकोस, जहाँ पे हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में। सो गाइस देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। सो गाइस आज का हमारा क्वेश्चन है राइट इन डिटेल अबाउट एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, फंक्शन एंड डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैल्शियम। तो यहाँ पे जो है आज हम क्या देखेंगे, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, रेगुलेशन, उसके फंक्शंस और डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस किसके, कैल्शियम के, हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्टरी पॉइंट से। तो देखते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स में हम क्या लिखेंगे। कैल्शियम इज द मोस्ट अबेंडेंट अमंग द मिनरल्स इन द बॉडी। जो कैल्शियम जो होता है वो मोस्ट अबेंडेंट मिनरल होता है हमारे बॉडी का। नेक्स्ट, द टोटल कंटेंट ऑफ द कैल्शियम इन अडल्ट मैन इज 1 to 1.5 kg। एक अडल्ट मैन में पूरे बॉडी में कितना कंटेंट होता है कैल्शियम का, 1 to 1.5 kg। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका डाइटरी रिक्वायरमेंट। तो देखते हैं डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना होता है। एक अडल्ट मेन और वुमन में इसका डाइटरी रिक्वायरमेंट होता है 800 मिलीग्राम पर डे। कितना, एक अडल्ट मेन और वुमन में होता है इसका 800 मिलीग्राम पर डे। चिल्ड्रन जिनके एज 1 to 18 ईयर्स के बीच होते हैं उनमें जो होता है वो 0.8 to 1.2 ग्राम पर डे। यहाँ पे जो होता है चिल्ड्रंस में जो होता है डाइटरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है कैल्शियम का। इन्फेंट्स में जो होता है वो 300 to 500 मिलीग्राम पर डे। तो ये हो गए इसके डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। और एक और बात, जब वुमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन एंड पोस्ट मेनोपॉज इन स्टेट्स में कैल्शियम रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है बॉडी में। तो इसमें जो होता है किन में, जो वुमेंस जो प्रेग्नेंट होती है या फिर लैक्टेशन एंड पोस्ट मेनोपॉजल स्टेट में होती है उनमें जो होता है वो डाइटरी रिक्वायरमेंट होता है 1.5 ग्राम पर डे। कैल्शियम का डाइटरी रिक्वायरमेंट कितना होता है यहाँ पे, 1.5 ग्राम पर डे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके सोर्सेस। तो कैसे देखते हैं कैल्शियम के सोर्सेज क्या है। तो सोर्सेज में जो होता है बेस्ट सोर्सेज देखेंगे। तो बेस्ट सोर्सेज है कैल्शियम के मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। जो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेस्ट सोर्स होते हैं कैल्शियम के। नेक्स्ट है गुड सोर्सेज। गुड सोर्सेज में आता है बीन्स, लिफी वेजिटेबल्स, फिश, कैबेज एंड एग योग। तो ये जो है ये सारे गुड सोर्सेज में आते हैं। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे एब्जॉर्प्शन। तो देखते हैं एब्जॉर्प्शन में क्या होता है। मोस्टली ऑकर्स इन द ड्यूडेनम बाय एन एनर्जी डिपेंडेंट एक्टिव प्रोसेस। तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन यूजुअली क्या होता है, ड्यूडेनम में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर्स प्रोमोटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन को प्रोमोट कर देते हैं, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आता है विटामिन डी। तो देखेंगे विटामिन डी कैसे। विटामिन डी इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ द कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल एंड प्रोमोट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो विटामिन डी क्या करता है, जो हमारे इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स होते हैं उसमें जो होते हैं वो कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देते हैं। कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो देखते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन इनहेंसेस द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन थ्रू इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ द कैल्सिट्रॉल। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, कैल्सिट्रॉल का सिंथेसिस बढ़ा देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। तो कैल्सिट्रॉल जो है कैल्शियम के रेगुलेशन में हम देखेंगे कैल्सिट्रॉल कैसे एक्ट करता है और कैसे कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। तो नेक्स्ट, एसिडिटी इज फेवरेबल, एसिडिटी इज मोर फेवरेबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो एसिडिटी रही तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। अगर pH 7 के नीचे रहा तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। अमाइनो एसिड जैसे कि लाइसिन्स एंड आर्जिनिन फैसिलिट कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और लाइसिन्स और आर्जिनिन जो हमारा अमाइनो एसिड्स है, ये दो लाइसिन और आर्जिनिन वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। सो गाइस ये हो गए हमारे फैक्टर्स प्रोमोटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। सो गाइस प्रोमोटिंग फैक्टर्स के बाद हम देखेंगे इनिबिटिंग फैक्टर्स। तो देखेंगे फैक्टर्स इनिबिटिंग कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। तो कौन कौन से फैक्टर्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं। तो उसमें हम फाइलेट्स एंड ऑक्सलेट्स फॉर्म अ इनसोल्युबल सॉल्ट्स एंड इंटरफेयर विद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अगर हम फाइलेट्स और ऑक्सलेट्स लेते हैं डाइट में तो क्या होता है, वो इनसोल्युबल सॉल्ट्स फॉर्म कर देते हैं कैल्शियम के साथ मिलकर, और उसकी वजह से क्या होता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। नेक्स्ट, हाई कंटेंट ऑफ द डाइटरी फॉस्फेट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट एंड प्रिवेंट्स कैल्शियम अपटेक। तो नेक्स्ट जो ये जो हमारा अगर हम डाइट में फॉस्फेट्स ज़्यादा लेते तो फॉस्फेट्स कैल्शियम के साथ मिलकर क्या फॉर्म कर देते, कैल्शियम फॉस्फेट्स फॉर्म कर देते जो कि इंसोल्युबल होता है। कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट्स जो इंसोल्युबल होते हैं और उसकी वजह से क्या होता है, फर्दर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। अल्कलाइन कंडीशंस इज अनफेवरेबल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और जो अल्कलाइन कंडीशन होती है, अगर pH 7 के ऊपर रहा तो वो कंडीशन अनफेवरेबल होती है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए। हाई कंटेंट ऑफ द डाइटरी फाइबर्स इंटरफेयर विद द
कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। अगर हम डाइट में ज़्यादा फाइबर्स लेते हैं तो वो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के साथ इंटरफेयर करता है, उसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। सो गाइस ये हो गया हमारा एब्जॉर्प्शन। सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम। तो देखते हैं कैल्शियम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारी बॉडी में। सो गाइस सबसे पहले थे डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम जो है वो बोन्स और टीथ के डेवलपमेंट में काम आता है। कैल्शियम अलॉन्ग विद द फॉस्फेट रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ द स्केलेटल टिश्यू। तो स्केलेटल टिश्यू में क्या आता है हमारे, जैसे बोन्स वगैरह आते हैं, तो कैल्शियम जो होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो हमारे बोन फॉर्मेशन में और उनके फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए जिम्मेदार होते हैं। बोन्स विच आर डायनामिक स्टेट सर्व एज रिजर्वर ऑफ द कैल्शियम। जो बोन्स जो होते हैं वो डायनामिक स्टेट में होते हैं, जो वो और जो फर्दर रिजर्वर ऑफ कैल्शियम एज ए रिजर्वर ऑफ कैल्शियम वो एक्ट करते हैं फर्दर। तो ये जो है हम देखेंगे रेगुलेशन में, क्या आगे देखेंगे हम इसको रेगुलेशन में। नेक्स्ट है ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन फॉर्मेशन एंड ऑस्टियोक्लास्ट आर रिजल्ट इन डिमिनरलाइजेशन। जो ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मेशन में काम आते हैं और ऑस्टियोक्लास्ट जो थे वो डिमिनरलाइजेशन करते हैं। तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ में कैसे कैल्शियम अपना रोल परफॉर्म करते हैं। सो गाइस नेक्स्ट जो आता है वो हमारे डेवलपमेंट ऑफ बोन्स और टीथ के बाद आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम कैसे अपना रोल कैसे परफॉर्म करता है। कैल्शियम इंटरेक्ट विद द ट्रोपोनिन सी टू ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो कैल्शियम जो होता है वो ट्रोपोनिन सी के साथ मिलकर मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर करता है। कैल्शियम इज ऑल्सो एक्टिवेट्स एटीपेज विच फर्दर इंक्रीजेज द इंटरेक्शन विद एक्टिन एंड मायोसिन। तो कैल्शियम जो होता है वो एटीपेज को एक्टिवेट करता है और एटीपेज क्या करता है वो इंटरेक्शन बढ़ाते हैं किसका, एक्टिन और मायोसिन का, उसकी वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है ब्लड कोagulation। सेवरल रिएक्शंस इन द cascade ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस आर डिपेंडेंट ऑन द कैल्शियम विच इज़ फैक्टर 4। कैल्शियम जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 होता है ये कैल्शियम। और बहुत सारे रिएक्शन होते हैं जो हमारे क्लॉटिंग प्रोसेस होते हैं, जो कैस्केड होता है पूरा हमारा इंट्रिंसिक पाथवे होता है या फिर एक्सटेंसिक क्लॉटिंग पाथवे होता है, उसमें जो होता है कैल्शियम अपना रोल परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है नर्व ट्रांसमिशन। तो नर्व ट्रांसमिशन में कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स। सो गाइस नेक्स्ट जो होता है वो कैल्शियम जो कि मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड इसकी परमिलिटी में भी काम आता है। कैल्शियम इन्फ्लुएंसेस द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड सेवरल आयंस अक्रॉस इट। तो कैल्शियम जो होता है वो मेम्ब्रेन के इंटीग्रिटी और उसके परमिलिटी में भी काम आता है। नेक्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम्स के लिए जरूरी होता है उनका एक्टिवेट करने के लिए। कैल्शियम इज नीडेड फॉर द डायरेक्ट एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम्स सच एज लाइपेज, एटीपेज एंड सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। तो कौन कौन से एंजाइम्स है यहाँ पे, लाइपेज, एटीपेज और सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस जो है कैल्शियम डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट है कैल्मोडुलिन मीडिएटेड एक्शन ऑफ द कैल्शियम। तो देखेंगे इसमें कैल्मोडुलिन इज अ कैल्शियम बाइंडिंग रेगुलेटरी प्रोटीन। कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट सर्टेन एंजाइम्स। तो कैल्शियम जो होता है वो कैल्मोडुलिन के साथ बॉन्ड होके जो क्या फॉर्म करता है, कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है और वो फर्दर क्या करता है सर्टेन एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं। तो उसमें कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं, एडेनिलिन साइक्लेस, कैल्शियम डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेस, मायोसिन काइनेस, फॉस्फोलाइपेज सी, ग्लाइकोजन सिंथेस। तो ये जो एंजाइम्स है वो कैल्शियम कैल्मोडुलिन प्रोटीन्स जो हमारा कैल्शियम कैल्मोडुलिन कॉम्प्लेक्स जो है ये डिपेंडेंट होते हैं और फर्दर कैल्शियम जो होता है वो कैल्मोडुलिन के साथ मिलकर इन एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट है कैल्शियम एज ए इंट्रासेलुलर मैसेंजर। तो देखेंगे इसमें certain hormones exert their action through the mediation of the calcium. Calcium is regarded as a second messenger for such hormonal action. तो कौन कौन से हार्मोन्स, एग्जाम्पल इसका इफिनेफ्रिन इन लीवर ग्लिकोजिनोलाइसिस। तो इफिनेफ्रिन जो है वो इसके एक्शन में जो है कैल्शियम एज ए सेकंड मैसेंजर एक्ट करता है। नेक्स्ट है रिलीज ऑफ हार्मोन्स। तो देखते हैं द रिलीज ऑफ द सर्टेन हार्मोन्स सच एज इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन, कैल्सिटोनिन एंड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स इज फैसिलिटेटेड बाय द कैल्शियम। तो इंसुलिन, पैराथायरॉयड हार्मोन और कैल्सिटोनिन जो थे वो जो है ये किससे कैल्शियम इसको फैसिलिटेट करता है इनका रिलीज। सिक्रेटरी प्रोसेस, कैल्शियम रेगुलेट्स माइक्रोफिलामेंट एंड माइक्रोट्यूब्यूल मीडिएटेड प्रोसेस सच एज एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस एंड सेल मोटिलिटी। और लास्ट जो है वो हमारे एक्शन ऑन द हार्ट, कैल्शियम एक्ट्स ऑन द मायोकार्डियम एंड प्रोलॉन्ग्स द सिस्टोल। तो ये होगा हमारे बायोकेमिकल फंक्शंस ऑफ द कैल्शियम।
सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे रेगुलेशन ऑफ द प्लाज्मा कैल्शियम। तो देखेंगे इसमें द हार्मोन्स कैल्सिटोनिन पैराथायरॉयड हार्मोन कैल्सिट्रॉल रेगुलेट्स द प्लाज्मा कैल्शियम। तो कुछ हार्मोन्स जो थे वो प्लाज्मा कैल्शियम को रेगुलेट करते हैं। तो देखेंगे कौन कौन से हार्मोन्स है। सो गाइस सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कैल्सिट्रॉल। तो देखेंगे कैल्सिट्रॉल कैसे अफेक्ट करता है कैल्शियम को। द फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ द विटामिन डी इज हार्मोन नेमली कैल्सिट्रॉल। जो विटामिन डी का फिजियोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म जो होता है हमारा वो होता है कैल्सिट्रॉल, और उसे 1,2,5 डायहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है। 1,2,5 डायहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल जिसे हम कैल्सिट्रॉल कहते हैं। कैल्सिट्रॉल इंड्यूसेस द सिंथेसिस ऑफ द स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन इन द इंटेस्टाइनल सेल्स। तो कैल्सिट्रॉल क्या कर देता है स्पेसिफिक कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का को सिंथेसिस करता है किस पे, इंटेस्टाइनल सेल्स पे, जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स के, वहाँ पे ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ा देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। दिस प्रोटीन इंक्रीजेस द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एज वेल एज फॉस्फेट। और ये जो प्रोटीन है कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन जो होता है हमारे वो फर्दर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ा देते हैं। कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे बढ़ा देते हैं। दस कैल्शियम लेवल इज इंक्रीज बाय द कैल्सिट्रॉल, और उसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। कैल्सिट्रॉल स्टिमुलेट कैल्शियम अपटेक बाय ऑस्टियोब्लास्ट ऑफ द बोन एंड प्रोमोट्स द कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। कैल्सिट्रॉल किसे स्टिमुलेट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है, और वो ऑस्टियोब्लास्ट फर्दर क्या करते हैं कैल्सिफिकेशन बढ़ा देते बोन्स का और मिनरलाइजेशन बढ़ाते, कैल्शियम और मिनरलाइजेशन बढ़ाते बोन्स का। तो ये होगा हमारा कैल्सिट्रॉल। सो गाइस हमारा नेक्स्ट हार्मोन जो है वो है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो देखेंगे द सिक्रेशन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इज प्रमोटेड बाय द लो कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन। Thus, the release of the parathyroid hormone from the pituitary gland is under the negative feedback regulation of the calcium। तो ये जो है नेगेटिव फीडबैक रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम के अंडर आता है। अगर कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है तो वो फर्दर स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर रिलीज करती है पैराथायरॉयड हार्मोन। तो देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन। देखेंगे ये कैसे एक्ट करता है पैराथायरॉयड हार्मोन। Parathyroid hormone binds to the membrane receptor protein on the targeted cell and activates adrenaline cyclase to liberate cyclic AMP। पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो टारगेट सेल के मेम्ब्रेन में जाके बॉन्ड कर जाता है और फर्दर एक्टिवेट्स करता है एड्रेनालिन साइक्लिस को कन्वर्ट कर देता है वो साइक्लिक एएमपी में, विच इन टर्न्स इंक्रीज द इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड प्रोमोट्स द फॉस्फोरिलेशन ऑफ द प्रोटीन। और वो फर्दर साइक्लिक एएमपी क्या करता है फॉस्फोरिलेशन ऑफ द प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का जो है वो प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है बायोलॉजिकल और फाइनली विच इज़ फाइनली ब्रिंग्स अबाउट द बायोलॉजिकल एक्शन। और वो साइक्लिक एमपी फर्दर प्रोटीन्स को फॉस्फोरिलेट करता है, और उसकी वजह से क्या होता है बायोलॉजिकल एक्शंस परफॉर्म होते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन हैज 3 इंडिपेंडेंट टिश्यू सच एज जो कि आता है बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन टू एक्सर्ट इट्स एक्शन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन जो थे वो मेनली 3 टिश्यूज पे एक्ट करते हैं। कौन कौन से 3 टिश्यूज, बोन, किडनी एंड इंटेस्टाइन। द प्राइम फंक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इज टू एलिवेट सीरम कैल्शियम लेवल। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है सीरम कैल्शियम लेवल हमारा बढ़ा देता है। सो गाइस तो देखेंगे हम एक्शन ऑन द बोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन, सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे एक्शन ऑन बोन। तो पैराथायरॉयड हार्मोन बोन पे कैसे एक्ट करते हैं हम देखेंगे। पैराथायरॉयड हार्मोन डीकैल्सिफिकेशन, जो हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो क्या करता है पैराथायरॉयड हार्मोन कॉजेज डीकैल्सिफिकेशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। तो पैराथायरॉयड क्या करता है डीकैल्सिफिकेशन और डीमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन। दिस इज ब्रॉट आउट बाय द पैराथायरॉयड हार्मोन स्टिमुलेटेड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स पायरोफॉस्फेट और कोलेजिनेस। तो पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स पैराथायरॉयड फॉस्फेट और कोलेजिनेस इनका एक्टिविटी बढ़ा देता है। दिस एंजाइम्स रिजल्ट्स इन बोन रीअब्जॉर्प्शन। तो ये जो एंजाइम्स है वो क्या फर्दर क्या करते हैं बोन रीअब्जॉर्प्शन करते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स है यहाँ पे पायरोफॉस्फेट और कोलेजिनेस। डीमिनरलाइजेशन अल्टीमेटली लीड्स टू एन इंक्रीज इन द ब्लड कैल्शियम लेवल। और बोन्स का डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है जो बोन में जो हमारा कैल्शियम डिपॉजिट होता है वो प्लाज्मा में ब्लड में आ जाता है, और उससे क्या होता है ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किडनी। तो किडनी पे पैराथायरॉयड हार्मोन कैसे एक्ट करता है। पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीजेस द कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बाय किडनी ट्यूबुल्स। दिस इज द मोस्ट रैपिड एक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन टू एलिवेट ब्लड कैल्शियम लेवल इन। तो ये जो है ये मोस्ट रैपिड एक्शन है, क्या करता है पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी से जो है कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है।
पैराथायरॉयड हार्मोन प्रमोट्स द प्रोडक्शन ऑफ द कैल्सिट्रॉल 1,2,5 डिहाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल इन किडनी बाय स्टिमुलेटिंग हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द 25 हाइड्रोक्सीकोलिकैल्सिफेरॉल। तो ये जो है पैराथायरॉयड हार्मोन किडनी से जो है वो कैल्सिट्रॉल का सिंथेसिस बढ़ा देता है। नेक्स्ट है एक्शन ऑन इंटेस्टाइन। तो इंटेस्टाइन में पैराथायरॉयड हार्मोन कौन से एक्शन परफॉर्म करता है? द एक्शन ऑफ द पैराथायरॉयड हार्मोन इंटेस्टाइन इज इनडायरेक्ट. इट इज इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम बाय प्रोमोटिंग द सिंथेसिस ऑफ द कैल्सिट्रॉल. तो ये जो है इंटेस्टाइन से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है वाया सिंथेसिस ऑफ द कैल्सिट्रॉल. सो गाइस इस डायग्राम से हम रिलेट कर सकते हैं. तो यूजुअली प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कितना होता है? 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल. ब्लड का कितना प्लाज्मा कैल्शियम लेवल कितना होता है? 9 to 11 मिलीग्राम पर डीएल. तो हम यहाँ से देख सकते हैं बोन में पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? कैल्शियम का डिमिनरलाइजेशन करता है बोन का, और उसकी वजह से होता है ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है. और उसके अपोजिट कैल्सिट्रॉल और कैल्सिट्रोलिन क्या करते हैं? प्लाज्मा कैल्शियम बोन का मिनरलाइजेशन करते हैं, उसकी वजह से होता है प्लाज्मा का कैल्शियम कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है कैल्शियम जो है वो यहाँ पे सैचुरेटेड हो रहा है बोन में. तो रिनल ट्यूबल्स में भी क्या करता है पैराथायरॉयड हार्मोन? फर्दर एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है कैल्शियम का, उसकी वजह से क्या होता है कैल्शियम लेवल बढ़ जाते हैं ब्लड में. इंटेस्टाइन में भी क्या करता है पैराथायरॉयड हार्मोन? विटामिन डी को कन्वर्ट कर देता है, विटामिन मतलब कैल्सिट्रॉल को एक्टिवेट कर देता है. उसकी वजह से क्या होता है इंटेस्टाइन्स में कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है क्या प्लाज्मा कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है. तो फाइनल मोटो क्या है हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन का? ये क्या करता है? इंक्रीज इन कैल्शियम लेवल इन ब्लड. ठीक है, तो ये होगा हमारा पैराथायरॉयड हार्मोन. सो गाइस रेगुलेशन में हम एक और हार्मोन देखेंगे, वो है कैल्सिटोनिन. तो देखेंगे कैल्सिटोनिन कैसे रेगुलेट करता है कैल्शियम को. इट इज सिक्रेटेड बाय द पैराफोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड ग्लैंड. तो कैल्सिटोनिन जो होता है वो इसे कौन सिक्रेट करते हैं? थायराइड ग्लैंड के पैराफोलिकुलर सेल्स जो होते हैं वो इसके सिक्रेट करते हैं कैल्सिटोनिन को. एक्शन ऑफ कैल्सिटोनिन ऑन द कैल्शियम मेटाबॉलिज्म इज एंटागोनिस्टिक टू द पैराथायरॉयड हार्मोन. तो ये जो है कैल्सिटोनिन जो है ये हमारा कैल्सिटोनिन जो है वो पैराथायरॉयड हार्मोन के अपोजिट एक्ट करता है. दस कैल्सिटोनिन प्रमोट्स द कैल्सिफिकेशन बाय इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द ऑस्टियोब्लास्ट. तो कैल्सिटोनिन क्या करता है? मिनरलाइजेशन बढ़ा देता है बोन का. किसे एक्टिवेट करते हैं? ऑस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करके. कैल्सिटोनिन डिक्रीज ऑफ द बोन रीएब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीज द एक्सक्रीशन ऑफ द कैल्शियम इन यूरिन. तो जो हमारा कैल्सिटोनिन क्या करता है? बोन में कैल्शियम का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है और कैल्शियम का एक्सक्रीशन बढ़ा देता है यूरिन में. तो ये हमारा कैल्सिटोनिन. सो गाइस लास्टली हम देखेंगे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैल्शियम. तो उसमें हम देखेंगे हाइपोकैल्सीमिया. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉल इन सीरम कैल्शियम लेवल बिलो द 7 mg पर डीएल कॉजिंग टिटेनी. तो हाइपोकैल्सीमिया अगर कब कहा जाता है? जब नॉर्मली हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल कितना होता है? 9 to 11 mg पर डीएल. अगर वो 7 mg पर डीएल से नीचे आ जाता है तो उससे क्या होता है? हाइपोकैल्सीमिया होता है. तो और वो फर्दर क्या कॉज करता है? टिटेनी. तो देखते हैं द सिम्टम्स ऑफ द टिटेनी इंक्लूड न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस. तो टिटेनी में सिम्टम्स क्या है? न्यूरोमस्कुलर इरिटेबिलिटी एंड कन्वर्जेंस. हाइपोकैल्शियम इज मोस्टली ड्यू टू द हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, रिमूवल ऑफ द पैराथायरॉयड ग्लैंड और ऑटोइम्यून डिसीज. तो इन 3 कारणों की वजह से हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है. तो इसके ट्रीटमेंट हम देखेंगे. ट्रीटमेंट में आता है सप्लीमेंटेशन ऑफ द ओरल कैल्शियम विद विटामिन डी इज कॉमनली एम्प्लॉयड. ओरल कैल्शियम दिया जाता है किसके साथ? विटामिन डी के साथ. और अगर सीवियर केसेस हो तो अगर सीवियर केसेस होते हैं हाइपोकैल्सीमिया के तो आईवी दिया जाता है. कैल्शियम ग्लूकोनेट जो होता है वो इंट्रावेनसली दिया जाता है. आईवी कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है. तो ये होगा हमारा हाइपोकैल्सीमिया. सो गाइस नेक्स्ट हम देखेंगे रिकेट्स. तो देखते हैं रिकेट्स में क्या होता है. रिकेट्स इज द डिसऑर्डर ऑफ द डिफेक्टिव कैल्शिफिकेशन ऑफ द बोन्स विच मे बी ड्यू टू द लो लेवल ऑफ द विटामिन डी. तो विटामिन डी के कमी की वजह से रिकेट्स हो जाता है. और ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द कैल्शियम और फॉस्फेट. और मतलब कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से भी रिकेट्स हो सकता है, पर मेनली किससे होता है? विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से. और सेकेंडरली कैल्शियम और फॉस्फेट की डिफिशियंसी की वजह से. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सीरम एंड कैल्शियम फॉस्फेट में भी लो और नॉर्मल. तो इनमें क्या होता है? रिकेट्स में कैल्शियम जो सीरम जो हमारा ब्लड कैल्शियम लेवल जो होता है वो लो और नॉर्मल हो सकता है. एंड इंक्रीज इन द एक्टिविटी ऑफ द अल्कलाइन फॉस्फेटेज इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रिकेट्स. अल्कलाइन फॉस्फेटेज की अगर एक्टिविटी बढ़ जाती है तो ये जो है वो
कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है रिकेट का। तो ये हमारा रिकेट। नेक्स्ट हम देखेंगे रीनल रिकेट। तो रीनल रिकेट्स में क्या होता है हम देखेंगे, द डैमेज टू द रीनल टिश्यू कॉजिंग इम्पेयरमेंट इन द सिंथेसिस ऑफ द कैल्सिट्रॉल। अगर कैल्सिट्रॉल का सिंथेसिस नहीं होता है तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और उसकी वजह से क्या होगा, रीनल रिकेट्स हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू द रिस्पॉन्स टू विटामिन डी। इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू द विटामिन डी इन ऑर्डिनरी डोज। और अगर रीनल डैमेज हो जाता है तो विटामिन डी को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ऑर्डिनरी डोज पे, और उसकी वजह से तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा और वो डिफिशिएंसी हो जाएंगे कैल्शियम की बॉडी में। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। तो देखेंगे ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है। ऑस्टियोपोरोसिस इज द कैरेक्टराइज्ड बाय डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन रिजल्टिंग इन द प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ द बोन मास। तो ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, डिमिनरलाइजेशन ऑफ द बोन का, और उसकी वजह से क्या होता है, बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। एल्डरली पीपल ओवर द 60 ईयर्स ऑफ बोथ सेक्सेस आर एट द रिस्क ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। 60 साल के ज़्यादा के लोग इसके रिस्क पे होते हैं, ज़्यादा रिस्क पे होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस के। इट इज़ अ मोर प्रीडोमिनेटली ऑकर्स इन द पोस्ट मेनोपॉजल वुमन। तो ये जो है ये यूजुअली का पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में ज़्यादा दिखाई देते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रिजल्ट्स इन द बोन फ्रैक्चर, क्योंकि यहाँ पे डिमिनराइजेशन हो गया है बोन का, तो ये जो है ये फर्दर बोन फ्रैक्चर कॉज कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन फ्रैक्चर्स की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो ये हो गया हमारे डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशन ऑफ द कैल्शियम। तो और ये हो गया हमारा मेटाबॉलिज्म ऑफ द कैल्शियम।